डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टॉपिक वाइज एनालिसिस एंड रिवीजन सीरीज। देखिए हम जो है रे ऑप्टिक्स वाला चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं। हम यहाँ पे आज जो है सेकंड पार्ट, ओके, तो पार्ट वन हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड पार्ट हम ले रहे हैं। सो हमने जो फर्स्ट पार्ट में देखा था पूरे टॉपिक्स पे कि कौन से टॉपिक के ऊपर कितने बार जो है क्वेश्चन नीट में पूछा है। अब देखिए इसमें जो है हमने एनालिसिस जो देखा था टॉपिक वाइज, ओके, तो इसमें हमने देखिए जो रिफ्लेक्शन वाला पोर्शन है वो कंप्लीट कर लिया था। टॉपिक वाइज सारे कौन से साल में पूछा, कितने क्वेश्चन पूछा वो देख लिया था। उसके बाद हमने जो है ना ये जो रिफ्लेक्शन वाला पोर्शन हो चुका था, रिफ्रैक्शन हमको स्टार्ट करना था। तो देखिए रिफ्रैक्शन स्टार्ट करने से पहले एक बार नजर डाल दें। रिफ्रैक्शन सिर्फ प्लेन सरफेसेस को यूज करके जो क्वेश्चन है वो 3 क्वेश्चन पूछा है, ओके। और इसी के साथ जो है ना जो टोटल इंटरनल जो रिफ्लेक्शन होता है, ओके, रिफ्रैक्शन के थ्रू ही होता है ये। तो ये वाले टॉपिक पे देखो 4 क्वेश्चन है। तो ये जो है ना ये प्लेन सरफेसेस के हिसाब से ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस केस में 3 क्वेश्चन ये वाले टॉपिक में और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में 4 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। तो अब हम जो है आगे बढ़ते हैं, इन टॉपिक्स को पहले हम देख लेंगे, ठीक है। चलिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेस, ये टॉपिक हमको स्टार्ट करना था रिवाइज करने के लिए, या किस तरह के क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं। सबसे पहले दिया गया भी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्शन के लॉ जो होते हैं और रिफ्रैक्शन का जो इंट्रोडक्शन जो आपने बेसिक पढ़ा है, ओके, वही आपको रहेगा। यहाँ पे जैसा मेन पॉइंट बोल के हमने लिखा था कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट, ओके, स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस या वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एनी अदर मीडियम, ओके। जिस मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख रहे हैं तो उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? सो इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड, ओके, इन स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम जिसके लिए आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख रहे हैं। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन। अब देखिए हमने ये पढ़ रखा है, ओके, आपको ये मालूम है कि अगर लाइट जो है मीडियम चेंज करती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी बदलती नहीं है। सो फ्रीक्वेंसी विल बी कांस्टेंट। तो लेकिन स्पीड तो बदल जा रही, तो स्पीड बदल रही तो उसका चेंज किस पर आएगा? उसकी वेवलेंथ चेंज होगी, ओके, उसकी वेवलेंथ चेंज होगी। तो यहाँ पे अगर स्पीड, ओके, v इज इक्वल टू हम लिखें, सो दैट विल बी, ओके, एफ लेमडा। क्या लिखते हैं? फॉर्मूला क्या बनता है? v इज इक्वल टू एफ लेमडा। तो ये हम कांस्टेंट बता रहे, किसी भी मीडियम में जाने दे। सो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, ओके, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। तो आप क्या लिख सकते हैं? v1 बाय v2 इज इक्वल टू लेमडा 1 बाय लेमडा 2। अच्छा, ऊपर वाली इक्वेशन को देख लो, ये वाली, ये c तो कांस्टेंट है, तो इससे क्या लिख सकते हैं हम कि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। तो इसका मतलब क्या होगा? इस इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं हम कि μ1 बाय μ2 इज इक्वल टू v2 बाय v1। तो अब देखो ये v2 बाई v1, तो ये v2 बाई v1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहां से, ओके। v2 बाई v1 क्या हो जाएगा? लेमडा 2 बाय लेमडा 1। तो ये रिलेशन आप याद रखे, ओके, ये रिलेशन, ओके, ना सिर्फ ये रे ऑप्टिक्स में, ये ईएम वेव्स में भी यूज हो सकता है। तो ये रिलेशन आपको क्लियर रहना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेवलेंथ ऑफ द लाइट एंड स्पीड ऑफ द लाइट इन अदर मीडियम्स। तो ये आप जो है ना इसी के थ्रू आप याद रख लें। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो हमने लिखा था कि स्नेल्स लॉ। तो देखिए जब रिफ्रैक्शन होता है, जैसे हमने ये सरफेस बता दिया, सपोज ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, तो यहाँ पे जैसे ये जो है ये नॉर्मल बताया हमने, सपोज इस तरह से। अब ये लाइट रे ये ऐसे इंसिडेंट हुई, ये इंसिडेंट एंगल। अब अगर ये जो है मीडियम जिसमें वो इंटर करने वाली है, अगर वो डेंस्ड रहेगा, अगर वो डेंस्ड रहेगा, तो क्या होगा कि भाई ये जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, ओके, नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। और अगर ये रेयर मीडियम रहा इसके कंपैरिजन में, तो ये नॉर्मल से अवे बेंड करेगी, ओके। ये आपको कंसेप्ट याद रहना रहे, ठीक है। तो अब ये स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? स्नेल्स लॉ बोलता है कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसी भी मीडियम का, उसका जो एंगल बना रही है, ओके, नॉर्मल के साथ लाइट एंगल जो बना रही है लाइट रे, वो प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है या सेम होता है? देखो स्नेल्स लॉ की बात कर रहे हैं, स्नेल्स लॉ।
तो अगर ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, तो मीडियम 1 में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका μ2। तो ये जो है ना साइन फंक्शन ऑफ इंसिडेंस एंगल, ये जो एंगल रहेगा यहाँ पे इंसिडेंस है, ठीक है। तो साइन आई इज इनटू ये जो रहेगा, ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, चलो इसको पहले ऐसे लिखता हूँ, μ1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू ये प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। दूसरे मीडियम का देखेंगे तो वो भी वैसी रहेगा, μ2 है इसमें, इनटू साइन ये जो एंगल है इसको हम रिफ्रैक्शन एंगल बोलते हैं आर, तो साइन आर, ओके, इट इज ए कांस्टेंट, ओके। तो ये जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होता है, चाहे इस मीडियम के लिए लिखे या इस मीडियम के लिए लिखे, या आगे चल के हम देखेंगे कि भाई मल्टीपल मीडियम्स हो सकते हैं, तो हर मीडियम के लिए इसी तरह रहेगा। जब भी ये रिफ्रैक्ट होगी ये दो मीडियम के हिसाब से वो सेम आएगा। सो μ1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर, यही जो है ना स्नेल्स लॉ है। तो आप क्या लिखते हो इसको ऐसे लिखते हैं, μ2 डिवाइड बाय μ1 इज इक्वल टू, ओके, μ2 डिवाइड बाय μ1, तो आप लिखते हो साइन आई, ओके, डिवाइड बाय साइन आर, ओके, डिवाइड बाय साइन आर। तो μ2 बाय μ1, तो हम इसको जो है ना जैसा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में लिखते हैं, सो μ21 इज इक्वल टू साइन आई डिवाइड बाय साइन आर। तो आप जो है इस तरह से लिखते हो। तो ये जो है स्नेल्स लॉ, तो आप ऐसे याद रखें या ये ऐसे याद रखें, एक ही बात है, ठीक है। तो ये जो है स्नेल्स लॉ है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो इसके ऊपर क्वेश्चन बने हैं, PYQ भी है, ओके। आप इसको जो है अच्छे से समझ ले, ये वाला कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्वेश्चन इसी से सॉल्व होने वाले हैं, स्नेल्स लॉ से ही सॉल्व होने वाले हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है लैटरल शिफ्ट, ओके, लैटरल शिफ्ट। अब देखिए ये जो शिफ्ट है, ओके, लैटरल शिफ्ट, तो यहां पर चलिए आप पहले कॉपी कर ले इसको, ओके, इसको कॉपी कर लें आप। चलो अब देखिए जैसे यहाँ पे ये जो कंसेप्ट है कि रिफ्रैक्शन जो हो रहा है, ओके, यहाँ पे कंसीडर कर ले कि भी ग्लास स्लैब है, ओके, ग्लास स्लैब ले लेंगे। ये लैटरल शिफ्ट वाला कंसेप्ट जो है ना, ये जो है ग्लास स्लैब के लिए आता है, लैटरल शिफ्ट। तो यहाँ ये इसको हम सपोज डेल्टा एल लिख दिए, ओके, डेल्टा एल लिख दिए। तो यहाँ पर ये समझ ले कि भी एक ग्लास स्लैब इस तरह का, ओके। तो ये जरा आपको 2D पे थोड़ा सा समझने में मुश्किल हो सकती है। इस तरह एक स्लैब है, सपोज ग्लास स्लैब, ठीक है। तो आप इसको जो है यहाँ पर एक लाइट, ओके, लाइट रे ऐसे जो है ना इंटर कर रही है, ओके, जो भी इसका इंसिडेंस एंगल होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगी कि अगर ये हमने ऐसे यहाँ पे जो है इसको नॉर्मल मान लिया, तो ये थोड़ा सा ऐसे बेंड हो जाएगी, करीब आएगी, क्योंकि ये मीडियम डेंस है, ये एयर है, ये ग्लास है, तो ग्लास की जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑब्वियसली मोर देन 1 होगा। अब यहाँ से निकलने के बाद देखो फिर ये जो है ना यहाँ पे सपोज ये है, तो ये ऐसे निकल जाएगी। तो एक्चुअली ये जो है ना सेम डायरेक्शन में, अगर आप देखेंगे सो इट विल बी एग्जैक्टली, ये जो है ना ये पैरेलल ही रहेगी, ऐसे रहेगी। तो अगर ये स्लैब नहीं होता तो वो ऐसे सीधे चले जाती थी, ओके, ऐसे सीधे चले जाती थी। लेकिन ये स्लैब होने से यहाँ रिफ्रैक्ट हुई, फिर वापस और एक बार रिफ्रैक्ट होके ऐसे जा रही, सो स्टिल द डायरेक्शन इज सेम, ओके, इसके पैरेलल ही है। लेकिन यहां से जाने के बजाय यहां से जा रही है, तो ये दोनों के बीच में जो गैप है, ये जो यहां से यहां तक का ये जो गैप है, इसको बोला जाता है डेल्टा एल या लैटरल शिफ्ट, इसको बोला जाता है लैटरल शिफ्ट, ठीक है। तो अब देखो इसका जो है ना आपको डायरेक्टली फॉर्मूला, ओके, याद रखना, अगर लैटरल शिफ्ट पूछ लिया तो आपको फॉर्मूला जो है याद रखना है, ओके। अच्छा, यहाँ पे ये जो ग्लास के यहां से यहां तक की लेंथ है, ये जो लेंथ है यहां से यहां तक की, दिस इज लेट वी आर हैविंग टी। बहुत सारे टेक्स्ट में आपको ये टी के फॉर्म में फॉर्मूला रहेगा, ओके। तो ये लेंथ है, यहां से यहां तक की ग्लास की लेंथ है, ठीक है।
तो अगर ये ग्लास की लेंथ है तो यहाँ पे देखिए ये जो डेल्टा एल हो जाएगा, डेल्टा एल विल बी इक्वल टू, ओके, यू विल गेट टी अपॉन कॉज ऑफ R1, कॉज ऑफ R1, ओके, इनटू साइन ऑफ, ओके, साइन ऑफ I1 माइनस R1, ओके, I1 माइनस R1। तो ये जो है ना R1 क्या है, तो इट इज द रिफ्रैक्शन एंगल, यहाँ जो रिफ्रैक्ट हो रहे, देखो ये I1 है और ये जो है ना ये वाला एंगल, दिस इज वी आर हैविंग R1, ओके, दिस इज वी आर हैविंग R1। तो अब देखो इसको और ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, अदरवाइज इट विल टेक मोर टाइम। तो सिंपली आप ये फॉर्मूला याद रख लोगे, ओके, तो इसमें सब क्लियर है। T ये जो लेंथ है ग्लास की, R1 रिफ्रैक्शन एंगल एट द फर्स्ट स्टेज और I1 इंसिडेंस एंगल एट द फर्स्ट स्टेज, ये जो है आपको क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये जो है हमने लैटरल शिफ्ट ये वाला देख लिया। अब इसके बाद बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है अपैरेंट डेप्थ, ओके। अब देखिए इसके ऊपर भी क्वेश्चन बने हैं, ओके, क्वेश्चन जो है इसके ऊपर बने हैं। चलिए आप पॉज करके जो है कॉपी कर लें, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अब देखिए जो अपैरेंट डेप्थ है, ओके, अपैरेंट डेप्थ वाला जो कंसेप्ट है, चलिए छोटी सी हेडिंग यहां लगा देते हैं हम, अपैरेंट डेप्थ। अब देखिए यहाँ पे कंसेप्ट, ओके, अब जो है ना एक छोटे से कंसेप्ट से, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल पहले लेता हूं, सपोज एक ग्लास का जो है ना ये आपने ऐसे क्यूब टाइप का या कुछ जैसा ये स्लैब है सपोज, ओके, ये ग्लास स्लैब है सपोज, इस तरह से जो है ये ग्लास का स्लैब है सपोज, या आपने ऐसे छोटा सा कुछ जो है ना जैसे क्यूब टाइप का या क्यूबाइड टाइप का जो है ना हमारे पास ग्लास है सपोज, जैसे डस्टर होता है ना, जैसे डस्टर आप देख ले, ये डस्टर का शेप है, तो ये सपोज एग्जैक्टली ग्लास का, और इसके सबसे एंड में, ओके, ये सबसे एंड में, ओके, यहाँ पे क्या है कि सबसे एंड में ये सपोज ये ऐसे, अब यहाँ पे 2D में ऐसे समझ लो, ये 3D रहेगा ऐसे 2D में, तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ओके, ये इसकी एक्चुअल हाइट है, दिस इज वी आर हैविंग एच रियल, ये क्या है एच रियल, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट उसके बॉटम में है, उसके बॉटम में, जैसे मैं ये बॉक्स बता दूं आपको, ओके, ये हमने जो है ना बॉक्स ले लिया, तो ये बॉक्स पूरा ग्लास का है और यहाँ पे एकदम नीचे जो है ना बॉटम में कोई एक छोटा सा बॉल या कुछ जैसा एक ऑब्जेक्ट है सपोज, अब आप उसको ऊपर से देख रहे हैं, आप उसको क्या कर रहे हैं ऊपर से देख रहे हैं, तो आपको जो है ना एकदम नीचे नजर नहीं आता, वो आपको जो है ऊपर नहीं, यहाँ पे कहीं नजर आएगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है लेकिन आपको यहाँ पे कहीं पे ये ऑब्जेक्ट नजर आता है, ये ओ डैश, तो एक्चुअली तो ये इतनी डेप्थ थी, लेकिन रियल जो है ये है, लेकिन आपको यहाँ नजर आ रहा, सो हम इसको बोलते हैं एच अपैरेंट, क्या बोलते हैं इसको, एच अपैरेंट या अपैरेंट डेप्थ, एच से डिनोट किया गया है, ठीक है। तो अब ये कितना होगा, तो ये होता है, ओके, so this will be equal to h apparent is equal to, okay, h real divide by refractive index of this glass, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उससे डिवाइड कर दे तो आपको ये आ जाएगा। अब यहाँ पे बोला कि ये नॉर्मल शिफ्ट, ये कितना ऊपर आ गया, ओके, ये जो है कितना ऊपर आ गया, आपको जो है ये बोला जाता है कि ये क्या है, तो ये नॉर्मल शिफ्ट है, क्या है ये, ओके, नॉर्मल शिफ्ट। तो ये जो कितना ऊपर हो गया, कितना ऊपर होगा, देखो ये यहां से यहां तक, इसको मैं दूसरे कलर से बताता हूं, तो ये यहां था लेकिन ये इतना ऊपर चला गया, इतना ऊपर चला गया ये वाला, तो आप इसको डेल्टा वाई, ओके, नॉर्मल, ये जो है इसको बोला जाता है नॉर्मल शिफ्ट। देखो अभी हमने यहाँ पे ये जो है ना लैटरल शिफ्ट, वो ऐसे वाली शिफ्टिंग थी, ये ऊपर वाली शिफ्टिंग, ओके, ये क्या है नॉर्मल शिफ्ट, ऊपर की तरफ कितना चलेगा, यहां था अब यहां नजर आ रहा, तो इतनी शिफ्टिंग को इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल शिफ्ट। अब देखो आप जो है इसको भी आप डायरेक्टली याद रखें, आप अगर क्वेश्चन पूछता है तो फॉर्मूला ही आपके काम में आ जाने वाला, आप खाली ये समझ लो कि भी किसको बोलते हैं, ओके, किसको कहते हैं, ये कौन सी ये शिफ्ट कौन सा है, तो नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला जो है आप आसान आप जो है याद रख सकते हैं, कई सारी जगह पे जो है यूज हो सकता है, so that will be, okay, so this delta y is equal to, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, okay,
सो दिस विल बी टी इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू। ओके, ये जो है ना आपको नॉर्मल शिफ्ट, ये क्या देगा आपको, नॉर्मल शिफ्ट जो है, ये अपेरेंट डेप्थ में जो है कंसेप्ट यूज होगा, तो नॉर्मल शिफ्ट ये होगा। ओके, नॉर्मल शिफ्ट जो है ये होगा। तो t इंटू, अब ये t क्या है, अच्छा t यहाँ पे जो है ना, ये जो h रियल है। ओके, तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा बदल देता हूं, दिस इज वी आर हैविंग h रियल, क्या लेंगे हम, ये h रियल, ये जो है वो लेंगे, तो h रियल इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू, तो ये जो है फॉर्मूला आपका यूज होगा। सो आप जो है इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको, चलो आगे बढ़ते हैं हम। तो ये जो है नॉर्मल शिफ्ट हमने देख लिया है। सो यहाँ पे अगर ये जैसे ग्लास का एग्जांपल था, तो बहुत सारी जगह पे टी लिखा जाता है इस हाइट को, लेंथ को, इसलिए हमने टी लिखा था यहाँ पे, लेकिन हमने एच रियल लिखा, तो जो ये एक्चुअल हाइट होगी वो हम यूज करेंगे। ठीक है, चलिए एक और पॉइंट यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए, अगर हमने ये रब कर देंगे हम, ठीक है, चलो अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो है ना इस एप्लीकेशन को चेंज कर रहा हूँ। ओके, इस एप्लीकेशन को थोड़ा चेंज करके बता रहा हूँ, सेम ओके कंसेप्ट सेम है, लेकिन एप्लीकेशन में थोड़ा सा चेंज करके बता रहा हूँ। अब आप देखो, ये जो हम एयर में से ग्लास के स्लैब में झांक रहे हैं, ग्लास के स्लैब में नीचे बॉटम पे क्या है, ओके वो जो है ऑब्जेक्ट है। तो अगर ये जो है ना ग्लास मतलब मीडियम दूसरा है, तो यहाँ पे अगर आप जो है ना ऐसे जो है ना केस आता है कि भाई ये जो है ना नीचे यहाँ पे वाटर है, क्या है ये, वाटर है, ये वाटर है, ये पूरा वाटर, और वाटर में यहाँ पे ये जो है ना इतनी, ये जो है हाइट है, दिस इज एच रियल, ये डेप्थ में यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, दिस इज वी आर हैविंग एच रियल, और कोई यहां से सपोज देख रहा है, कहां से देख रहा है, इधर से देख रहा है। ओके, चाहे तो वो यहां से भी बता सकते, ठीक है, चलो ये सीधे जैसे देखे, यहां से भी होगा तो रिफ्रैक्शन होगा, ये ऐसे ऐसे होगा ना, ये ऐसे जाएगा। ठीक है, तो जो भी रहेगा वो यहाँ पे सिर्फ आप समझे कंसेप्ट को, डिटेल वीडियो में आप उसको जो है ना उसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है जैसे ऐसे देखेंगे, ये रिफ्रैक्ट होके ऐसे आएगा, तो हमको जो है ना वो यहाँ नहीं दिखेगा, थोड़ा सा ऊपर नजर आएगा, जैसे मैंने अभी बताया ये वाले केस में ये हमको यहाँ नजर आएगा, तो ये एक्चुअली एच अपेरेंट हो जाएगी, और ये आपका नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगा। वही एग्जाम्पल है, ग्लास के बजाय वाटर बोल दिया या कोई और मीडियम बोल दिया, तो एग्जैक्टली सब सेम रहेगा। तो आपसे यहाँ पे जो है ना ये तीन चीजें आपके पास रहेगी, अपेरेंट डेप्थ, म्यू और रियल, इनमें से कोई दो चीज देके आपको तीसरी चीज पूछेगा, क्वेश्चन एकदम आसान रहेगा, लेकिन हम उस लेवल तक पहुंचते नहीं है। ओके, हम उस लेवल तक पहुंचते नहीं है। तो देखो ये वाले केस में फिर लिखता हूं मैं, ये जो एच अपेरेंट बन रहा है दैट इज इक्वल टू एच रियल डिवाइड बाय म्यू बन जाता है, और यहाँ पे जो नॉर्मल शिफ्ट होगा वो सेम यही फॉर्मूला है, देयर इज नो चेंज एट ऑल। अब देखिए इसका उल्टा कर देते हैं, अब इसका उल्टा कर देते हैं कि भाई यहाँ पे ये जो है, ओके ये जो इस तरह से ऑब्जर्वर जो है ये एयर में, ये ऑब्जर्वर, अब हमने क्या किया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और ये वाटर हमने बता दिया, ठीक है। अब ऑब्जर्वर जो है वाटर में, यहां से जो है ना वो देख रहा है इसको, ठीक है। सो दिस इज ऑब्जर्वर, ये जो है ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर वाटर में है और ऑब्जेक्ट एयर में है, ये एयर, यहां पे ऑब्जेक्ट, सॉरी इसको मैं थोड़ा ऐसा लिखता हूं, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो है लाइट जो है यहां से आएगी और ये रिफ्रैक्ट होके ऐसे इस तक पहुंची है, लेकिन ये इसको क्या लगेगा, रिफ्रैक्ट हुई बोल के ऐसे थोड़ी समझ में आएगा, वो तो लाइट रिफ्लेक्ट हुई। तो ये जो आदमी देख रहा है, पर्सन देख रहा है, वो समझेगा कि यहाँ पे कहीं पे ऑब्जेक्ट है, ओके वो क्या समझेगा, यहाँ पे, ये सीधे देखेगा, तो एक्चुअली ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। सो दिस इज वी आर हैविंग एच रियल, यहाँ तक की जो है ना ये जो है ना एच रियल है, लेकिन ये जो दिख रहा है दिस इज एच अपेरेंट। तो ये वाले केस में क्या होगा, अपेरेंट जो हाइट है वो बढ़ गई, या अपेरेंट डेप्थ जो भी आप टर्म ले, तो यहाँ जो फॉर्मूला बनता है देखो बहुत सिंपल है, एच अपेरेंट इज इक्वल टू म्यू टाइम्स एच रियल। तो यहाँ पे म्यू डिवाइड होके आ रहा है या म्यू मल्टीप्लाई होके आ रहा है,
ओके तो ऑब्जर्वर आप ध्यान से समझ ले, ऑब्जर्वर अगर एयर में है, ऑब्जेक्ट वाटर में है, ओके डेंस मीडियम में, रेयरर से डेंसर में देखा जा रहा है ऑब्जेक्ट को, तो आपको जो है ना ये जो अपेरेंट हाइट है या डेप्थ है वो कम हो जाएगी। और यहाँ पे क्या होगा, अगर हम वाटर या डेंस मीडियम से रेयरर मीडियम में देख रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो इस केस में क्या होगा कि अपेरेंट हाइट और बढ़ जाएगी। सिंपल है, म्यू से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे म्यू से डिवाइड हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन बन सकता है। देखो एक पी बाई क्यू दिया हुआ है, माइक्रोस्कोप का टर्म यूज किया। अब माइक्रोस्कोप आते ही हम समझेंगे कि ये क्वेश्चन माइक्रोस्कोप से रिलेटेड है, नहीं, वो क्वेश्चन जो है ना इसका है। पीवाईक्यू में आप देखो रिसेंट एग्जाम्स के जो क्वेश्चन है, ओके आप उसमें देखें तो आपको जो है ना माइक्रोस्कोप वाला एक क्वेश्चन जो है ना ये जो अपेरेंट डेप्थ से रिलेटेड पूछा है। ओके चलिए, सो आई थिंक ये क्लियर हो गया। तो ये अपेरेंट डेप्थ, उसके बाद है डेविएशन आफ्टर रिफ्रैक्शन। ओके अब ये सारी चीजें कौन सी हो रही है, प्लेन सरफेसेस से हो रही है। अभी हम प्लेन सरफेसेस से रिलेटेड पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट आ रहा है डेविएशन आफ्टर रिफ्रैक्शन, एग्जैक्टली सेम जैसे हमने जो है ना रिफ्लेक्शन के लिए पढ़ा था। ओके आप उसी तरह से पढ़ सकते हैं। चले पॉज करके इसको कॉपी कर लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है डेविएशन। तो यहां पे देखिए डेविएशन, तो ये जो डेविएशन वाला टॉपिक है, अब इस तरह से हमने बता दिया कि ये जो है ना रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, तो यहाँ पे ये आप इसको ऐसे बता दो ये नॉर्मल है, तो यहां से ये रे इस तरह से आई है, इसके बाद ये डेंस मीडियम है सपोज ये वाला, तो वो ऐसे बेंड हो जाएगी नॉर्मल की तरफ, ठीक है। तो एक्चुअली ये रे को ऐसे जाना था, ओके ऐसे जाना था, ठीक है। ये एंगल है इंसिडेंस और ये वाला जो एंगल बनेगा वो रिफ्रैक्शन, तो ये जो है आपको ये डेल्टा इतना डेविएशन। तो आपको दोनों सिचुएशन में भी देखना है, ये जो है रेरर से डेंसर, रेरर टू डेंसर, इसी तरह से डेंसर से रेरर, डेंसर टू रेरर। तो यहां पे क्या होगा ये हमने ऐसे बता दिया, तो ये डेंसर है, अब डेंसर है तो ये ऐसे आएगा, ठीक है ना। तो ये जो है एंगल हमारा इंसिडेंस, तो ये और दूर जाएगा। सो दिस इज वी आर हैविंग, ओके ये कौन सा एंगल हो जाएगा, चलो ये थोड़ा सा मैं इसको जो है ना ये थोड़ा ऐसा ऐसे बताता हूं, ठीक है। तो ये थोड़ा ऐसा जाएगा, मतलब ये जो है दूर जाएगा, ठीक है, ये नॉर्मल से दूर जाएगा। तो एक्चुअली इसको कैसे जाना था, ये जो है ना ये सीधा ऐसे जाता था। तो दिस इज वी आर हैविंग द डेविएशन, ये तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रहेगा ये वाला, तो ये जो है डेविएशन, ठीक है। सो होप यू अंडरस्टूड दिस वन। सो देख लीजिए ये जो है हमने रियल और अपेरेंट जो डेप्थ होती है उसके हिसाब से देख लिया, और यहाँ पे जो है ना ये जो डेविएशन, तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। ये जो है आप एग्जैक्टली पता कर सकते हैं, ठीक। ये एंगल रहेगा तो ये यहाँ पे क्या होगा, ये पूरा जो है इतना, अब वर्कआउट करें आप, ये पूरा की पूरा आई होता है, तो यहाँ पे डेल्टा क्या हो जा रहा है देख लो, ये आई में से ये आर निकाल लो, आई माइनस आर हो रहा है, ओके। और उसी तरह से यहाँ पे अगर देखेंगे, ठीक है, तो ये जो है आप ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ये आर ज्यादा है, ओके, तो डेल्टा इज इक्वल टू आर माइनस आई, ऐसे उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको जो है समझ सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब, ओके ग्लास स्लैब। तो रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब, तो हमने उसमें एक लैटरल शिफ्ट देख चुके हैं, अब साथ में जो है ना मल्टीपल अगर ग्लास स्लैब होंगे तो क्या होगा, ठीक है, हम उसको समझते हैं। चलिए आप पॉज करके कॉपी कर लो, कर लिया कॉपी, चले आगे बढ़ेंगे हम। चलिए सो अगर मल्टीपल स्लैब रहेंगे तो जो लैटरल शिफ्ट होंगे वो भी ज्यादा आएंगे, ठीक है ना, एक के बाद स्लैब रहेंगे तो ऐसे ऐसे शिफ्ट होते चले जाएंगे, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे जो है ना मल्टीपल स्लैब बोल के हम जो है ना ये ऐसे, ये एक स्लैब ले लिया, इसके बाद दूसरा स्लैब ले लिया, इसके बाद ये तीसरा स्लैब ले लिया, तो ये μ1, ये μ2, ये μ3 ऐसे ले लिया। तो अब क्या होगा, जो लाइट इंसिडेंट करेगी ऐसे,
तो ये थोड़ा सा जो है ना यहाँ पे ये ऐसा करेंगे तो ये ऐसा बेंड हो जाएगी, फिर जो है ना ये ऐसा यहाँ पे नॉर्मल है ये ऐसे बेंड हो जाएगी, फिर और यहाँ पे ये करेंगे तो ये थोड़ा बेंड हो जाएगी। अब यहाँ पे ये रेयर मीडियम में चले गए, तो रेयर मीडियम में चलेगी तो ये जो नॉर्मल है उससे ये दूर हो जाएगी, ओके, नॉर्मल से ये दूर हो जाएगी। और ये एग्जैक्टली जो है ना ये इसी के रास्ते से देखो ये ऐसा जाना था, तो दिस इज वी आर हैविंग टोटल लैटरल शिफ्ट, टोटल लैटरल शिफ्ट इतना हो जाएगा। तो ये जो पूरा होगा इसको अगर हमने मान लिया डेल्टा एक्स का नाम दे दिया सपोज, टोटल लैटरल शिफ्ट, ओके, या डेल्टा एल का नाम या जो भी आप नाम दें, तो हर एक के लिए यहाँ के इसके हिसाब से डेल्टा एक्स बनाएगा, ठीक है, इसकी वजह से शिफ्ट जो होगा, तो टोटल जो लैटरल शिफ्ट होगा डेल्टा एक्स लैटरल शिफ्ट। देखिए क्वेश्चन बन सकता है आसान, लेकिन ये आपको पता होना डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3, ओके, डेल्टा x3। अब देखिए यहां पे क्या होता है कि अगर ओके ये जो मीडियम है, ओके, ये मीडियम और ये मीडियम को देख लो, ओके, ये एयर मीडियम, यहां पर भी एयर मीडियम, तो आप देखेंगे अगर ये जो रे है, ओके, एग्जैक्टली उसी के डायरेक्शन में आ रही, ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों मीडियम सेम होना, जब ये दोनों मीडियम सेम होना तो ही ये एक दूसरे के पैरेलल आएगी, एक दूसरे के पैरेलल आएगी। मतलब यहां जिस डायरेक्शन से इंटर हो रही है उसी डायरेक्शन से ये जो इमर्ज करेगी, सो डायरेक्शन ऑफ द इमर्ज वेव एंड डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट वेव विल बी सेम व्हेन फर्स्ट मीडियम एंड द लास्ट मीडियम विल बी सेम। अब देखो यहाँ पे क्या करता है, जैसे इसी को एक क्वेश्चन बना के ऐसे दे सकता है, यही सेम यही क्वेश्चन, लेकिन अब यहाँ पे मीडियम कैसा है, इसको ये μ1 ये μ2 ये μ3 ये ऐसे दे दिया, इधर आगे पीछे कुछ नहीं, इन तीन ही मीडियम की उसने बात की है। तो अब जैसे यहाँ पे जो है ना जैसे इंटर होते हुए बताएगा, चलो एक आध और मीडियम ले लेते समझने के हिसाब से μ4, तो यहां से जैसे इंटर होते हुए बता रहे हैं सपोज, ठीक है, यहां से जो है ना ये ऐसे इंटर हो रहा है सपोज, ये ऐसे इंटर हो रहा है। अब ये आगे जाके जो है ना ये थोड़ा सा ये ऐसे हो गया, फिर और आगे जाके ये थोड़ा ऐसे हो गया, फिर यहाँ पे जाके जो है ना ये ऐसे हो गया। अब ये जो है ना एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो ये दोनों की डायरेक्शन आप जो गौर से अगर देखेंगे तो ये सेम आ रही, तो अब ये पूछता है कि भाई इनमें कौन से जो है ना मीडियम सेम है, तो जहां पे ये जो डायरेक्शन सेम आ रही है तो वो सेम है, ओके, तो मतलब ये लास्ट वाले ये दो, तो लास्ट वाले अगर सेम मीडियम रहेंगे तो ये जो डायरेक्शन होती है इंसिडेंट रे की और इमर्जेंट रे की वो सेम होती है, वो कैसी होती है, सेम होती है। तो इसका मतलब ये दोनों मीडियम फर्स्ट और फोर्थ वो सेम है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो आई थिंक ये जो मल्टीपल स्लैब वाला है ये आपको समझ में आ गया होगा। आप एक दो क्वेश्चन आप देखे जो भी आप पीवाईक्यू में देख लीजिए, या फिर आप जो है ना जो प्रैक्टिस वाली बुक होती है उसमें आप इसको देख लीजिए, तो क्वेश्चन कैसा बन सकता है मैंने आपके सामने रख दिया, ठीक है। चलिए, तो ये जो है हमने कई सारी चीजें जो प्लेन सरफेस के ऊपर से रिफ्रैक्शन के पॉइंट्स बन सकते हैं वो मैंने बता दिया, क्वेश्चन भी कैसे बन सकते हैं वो भी डिस्कस कर लिया है। तो जैसे देखिए 3 क्वेश्चन पिछले 10 साल में इस छोटे से सब टॉपिक पे पूछा है, टॉपिक नहीं सब टॉपिक पर, तो इसको आपको इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यही प्लेन पे से प्लेन रिफ्रैक्शन पे से एक नया कंसेप्ट आता है और एक एडिशनल कंसेप्ट है, दैट इज कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ओके, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चले मैं इसको रब कर देता हूं, आपने पॉज करके कॉपी कर लिया है तो देख लीजिए। चले इसमें सबसे पहले जो है आपको दिया है कि भाई क्रिटिकल एंगल, ठीक है, उसके बाद कंडीशन क्या होती है, कब जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ओके, और इसके जो एप्लीकेशन, ओके। टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा ही टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन जो है ना इस क्रिटिकल एंगल को लेकर बहुत सारे बनते हैं और स्नेल्स लॉ यहाँ यूज होता है, ठीक है। तो आप जो है देखें 3 से 4 क्वेश्चन पिछले 10 साल में इसी टॉपिक के ऊपर जो है पूछा हुआ है, तो आप इसको जो है काफी जो है इंपॉर्टेंस दे, ओके। चलिए, सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पहले आपको जैसे होता क्या है वो क्लैरिटी रहना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे वक्त
जो है रिवीजन के हिसाब से कम होता है, तो मैं सिर्फ आपको यहाँ पे इतना बता देता हूँ। देखो ये जो कंडीशन लिखे ना हमने, कंडीशन, ओके, तो कंडीशन ये है कि जब जो है लाइट रे डेंसर मीडियम से, जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ, ये जो है ना ये वाटर है सपोज, ये डेंसर मीडियम है, ठीक है, और ये ऊपर एयर है सपोज, ये क्या है, एयर है सपोज, ठीक है, और ये डेंसर मीडियम, ठीक है, ये डेंसर मीडियम, ये इस तरह से आप बता दो। तो अब देखो ये लाइट रे जब ऐसे ऐसे जो है ये जाएगी, लाइट अगर ऐसे जा रही, अब यहाँ पे रेयर मीडियम है, तो रेयर मीडियम है तो क्या होगी कि भाई यहां से वो जो है ना ये ऐसे ही है, ये जो हमने नॉर्मल इसका ड्रॉ कर दिया, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये नॉर्मल। अच्छा इससे कुछ रिफ्लेक्ट होगी क्या, हाँ कुछ पार्शल, ये जो है ना पार्शल रिफ्लेक्शन, पार्शल रिफ्लेक्शन, तो हम इसकी बात नहीं कर रहे, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन होगा, हम इसकी बात नहीं कर रहे। आप ये क्लैरिटी ले लो कि कुछ टेक्स्ट में वगैरह जो है ना ये इस तरह बना होता है, तो हम इसकी बात अभी नहीं कर रहे, ठीक है ना। हम बात कर रहे हैं कि भाई जो रिफ्रैक्ट होके जा रही, तो मैं इसको रब कर देता हूँ यहाँ पे, कंफ्यूज होने के लिए नहीं रखेंगे, खाली अगर आपने कहीं पे लिखा हुआ देखा तो कंफ्यूजन नहीं होना उसके लिए बता दिया। अब देखो यहाँ पर आपने ये जो रिफ्रैक्ट होती है, तो हमें पता है ये रेयर मीडियम है तो इससे दूर जाएगी, मतलब वो ऐसे जाएगी, ठीक है। अगर हमने ये जो एंगल था इस एंगल को थोड़ा और जो है बढ़ा दिया, ठीक है, अगर एंगल हमने और बढ़ा दिया, ठीक है, इसको थोड़ा मैं कम बताते हुए चलता हूं, चलिए ये ऐसे था सपोज, ये ऐसे, ठीक है, तो ये ऐसे चला गया। अब मैं यहाँ पे जो है ना यही लाइट ले रहा हूं, ठीक है, ये ऐसे यहाँ पे बता दिया, इसको मैंने एंगल थोड़ा सा बढ़ा दिया, ये एंगल बढ़ा, तो ये जो है ना ये ऐसे ये रिफ्रैक्ट होगी और ज्यादा, ठीक है, यहाँ पे बता। और अगर मैंने इस एंगल को बढ़ा दिया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको थोड़ा सा मैं और आपकी क्लैरिटी के लिए ऐसे रखता हूं, ठीक है, तो ये थोड़ा कम है, अब और मैं थोड़ा कम कर देता हूं, ये मैंने ऐसे कर दिया, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अब क्या हुई, ये और बेंड हो गई, ये नॉर्मल से और दूर जाके ये ऐसे हो गई, आ रहा है समझ में, अब ये ऐसे चलेगी, ये जो है रिफ्रैक्ट होते 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 आप सीधे जो सरफेस है सेकेंड मीडियम के उसके बराबर आ गए। तो ये जो एंगल है जिसपे अब ये रिफ्रैक्ट नहीं हो रही है दूसरे मीडियम में, तो इसी को कहते हैं हम क्रिटिकल एंगल। I इज इक्वल टू, इसको लिखते हैं C, सो दिस इज वी आर हैविंग क्रिटिकल एंगल, मतलब आप दूसरे मीडियम में नहीं जा रही है। अब अगर मैं एक और कंडीशन ले लूं कि भाई मैं और जो है ना ये थोड़ा आगे बढ़ा दें, और अगर मैंने ये एंगल को ये और बढ़ा दिया, ओके, नाउ दिस एंगल आई, सो अब ये एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है, तो अब देखो ये बेंड होते हुए ऐसे आ रही थी ना भाई, अब और एंगल बढ़ा है तो इससे अब अंदर, तो अब ये जो है ना ऐसे रिफ्लेक्ट होके अंदर आ जाएगी, अब ये रिफ्लेक्ट हो गई, ओके, अब ये क्या होगी, ये रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये इसी को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पहले ये पार्शियली तो रिफ्लेक्ट हो गई थी, तो बचा हुआ पोर्शन जो रिफ्रैक्ट हो रहा था वो भी अब रिफ्लेक्ट हो गया, so that is called as total internal reflection। और वो कब पॉसिबल है, when this incident angle is greater than critical angle। अब देखो इस कंसेप्ट पे, क्रिटिकल एंगल के कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछे हैं, तो आप यहां पर जो है ना ये जो स्नेल्स लॉ है वो आप यूज करें, ओके, स्नेल्स लॉ वाला कंसेप्ट यहां तक यूज कर सकते हैं, यहां नहीं, यहां पे काम नहीं करेगा क्योंकि रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, ये रिफ्लेक्शन में आ जा रहा है, तो यहां तक जो है काम करेगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं भाई ये वाले ये एयर है, इसको μ1 मान लो, इसको μ2 मान लो, तो μ1, ओके, स्नेल्स लॉ से आप लिख सकते हैं, स्नेल्स लॉ से, तो ये प्रोडक्ट ऑफ दिस μ1 इनटू साइन ऑफ, अब देखो ये यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये इंसिडेंस एंगल, ये आई क्या लिख दिया हमने, इंसिडेंस एंगल इज सी, साइन सी इज इक्वल टू μ2 इनटू साइन आर, कितना हो रहा, तो देखो ये जो है ना इससे एंगल 90 बन गया रिफ्रैक्ट होते होते, तो साइन 90, साइन 91 होता है, साइन 91 होता है, तो यहाँ पे हम साइन सी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं μ2 अपॉन μ1, साइन 91, और μ1 ये तो एयर है, अगर हमने एयर ले लिया तो ये एयर सिंपली 1 हो जाता है, सो देयरफॉर दिस μ2 इज इक्वल टू साइन सी। देखो ये मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया आपको, तो इस फॉर्मूले को यूज करके आप जो है ना वर्कआउट कर सकते हैं। तो कंडीशन अच्छे से याद रखें कि भाई कंडीशन TIR की क्या है कि भाई लाइट जो है ना डेंसर मीडियम से जो है रेयर मीडियम में
जाना चाहिए, तो वो जो है ये करेगा। अब यहाँ पे आप जो है दूसरा जो ले सकते हैं हम तीसरा, सॉरी, सेकेंड पॉइंट तो कंडीशन हो गई। थर्ड पॉइंट है एप्लीकेशन ऑफ टीआईआर। देखिए एनसीईआरटी में टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन दे रखा है टीआईआर के, जैसे मिराज जो होता है, ओके, हमको जो है ना जैसे दूर, ओके, कई जैसे हम धूप में देख रहे हैं तो हमको जो साया, सॉरी, जैसे पेड़ वगैरह का, जैसा आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो इमेज उसकी देखेंगे, वो इमेज हमको नीचे कहीं दूर दिखती है एक्चुअली, मतलब जो दरख्त होता है, ट्री होता है, वो कहीं और होता है। तो मिराज वाला आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल जो है ना, डायमंड के अंदर जो स्पार्कलिंग होती है, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसी तरह से जो है जो ऑप्टिकल फाइबर होता है, उसमें जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट या सेंड की जाती है, तो उसमें भी जो है अंदर जो कोर होती है, उसमें जो लाइट जो पास होती है, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से ही होती है। तो ये तीनों एप्लीकेशन जो है आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप जस्ट नाम याद रख लें। आपको एग्जाम, सॉरी, एप्लीकेशन देकर ये पूछ सकता है कि बताओ इसमें से कौन सा एप्लीकेशन जो है टीआईआर का नहीं है, ओके। तीन एप्लीकेशन दे देगा, चौथा टीआईआर का नहीं देगा, तो आपको वो क्लैरिटी रहना। तो एटलीस्ट जो एप्लीकेशन एनसीईआरटी ने दिया है, ये तीन एप्लीकेशन भी दे रखा है, तो आप उसको याद रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी तरह से अब आगे बढ़ते हैं, ओके। सो नेक्स्ट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू कर्व्ड सरफेसेस, ओके। तो आप इससे रिलेटेड देखिए, यहाँ जो हमने ये पढ़ लिया, इससे रिलेटेड कुछ आप पीवाईक्यू या प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन देख लीजिए। तो मैंने जैसे बोला ये काफी इंपॉर्टेंट है, ओके। अब देखिए एक एग्जाम्पल जो है ना, ये बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है। ये जो है यहाँ पे इस तरह से ये ऐसे बताया हुआ है कि ये जो है ना, यहाँ पे से ऐसे फिश, ओके, ये ऐसा देखते हुए, तो ये एक्सटर्नल वर्ल्ड को देखना चाह रही है, ऐसा कुछ एग्जाम्पल रहेगा। तो वो जो है ना, ये कितना देख सकती है, इसका रेडियस पूछता है, ओके। तो ये हाइट वगैरह देख के रखा रहेगा। तो यहाँ पे कंसेप्ट ये जो है ना, यहाँ पे सो साइन सी म्यू टू इज इक्वल टू साइन सी वाला कंसेप्ट ही यूज होगा, ओके। तो आप वो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट जो है माना जाता है, ओके। तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्लैरिटी आएगी, एक रियल टाइम क्वेश्चन के हिसाब से आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आएगी। तो आप जो है ये जो टीआईआर के ऊपर जो क्वेश्चन मिलेंगे, आप उसको जो है वर्कआउट करें, ओके। इसको मिस नहीं करना। 3 से 4 क्वेश्चन पिछले 8-10 साल में पूछा है, और रिसेंट एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन पूछा है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो ये रिफ्रैक्शन का सेकेंड पॉइंट था, ठीक है, रिफ्रैक्शन का सेकेंड पॉइंट था, नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बट जो रिफ्लेक्शन हो रहा है ड्यू टू रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो ये टॉपिक इसका है, रिफ्रैक्शन का है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं रिफ्रैक्शन के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। कर्व सरफेस से जो रिफ्रैक्शन होता है, ओके, उसकी तरफ बढ़ते हैं। चलिए आप पॉज करके इसको कॉपी कर लें। चलिए ओके, सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू कर्व सरफेस एक छोटा सा पॉइंट है। मेन रिफ्रैक्शन आपको जो है लेंसेस के थ्रू पढ़ना है, लेकिन एक कर्व अगर सरफेस है तो वहां पे क्या फॉर्मूला बनेगा, ओके। तो सिंपली रिलेशन याद रख ले कि भाई जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज होता है, इनके साथ जो है आप जो है फॉर्मूला याद रख लो, ठीक है। देखिए अगर जो है ना, ये इस तरह से मैं यहाँ स्फीयर बना दे रहा हूँ, ये स्फेरिकल सरफेस है। अब यहाँ पे रिफ्रैक्शन किस तरह से होगा, एक ऑब्जेक्ट सपोज यहाँ से, इसका रेडियस r ले लो आप, ये इस तरह से यहाँ पे हमने ऐसे बता दिया, और सपोज यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये जो है ऑब्जेक्ट, ओके। तो अब ये रिफ्रैक्शन के थ्रू जो इमेज बनेगी, ओके, तो अब ये जो रिलेशन है कि भी इमेज कहाँ बनेगी, ये आपसे पूछ सकता है, ओके। सो ये रेडियस दे देगा आपको कर्व सरफेस के लिए। तो यहाँ पे सिंपली जो फॉर्मूला बनता है, देखो दो मीडियम है अलग अलग, ये एक मीडियम है, इसको μ1 मान लो, ये वाला मीडियम μ2 है। तो मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही, तो ऑब्वियसली रिफ्रैक्शन होगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, तो सिंपली ये μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन v, ओके, सॉरी, μ1 अपॉन u। तो यहाँ पे हमने ये जो है इमेज के लिए, और ये जो है ऑब्जेक्ट के लिए, ये डिस्टेंस v और u आपको क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप जो है इक्वल टू ये μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाय रेडियस ऑफ दिस स्फेरिकल सरफेस। बस ये फॉर्मूला आप याद रख लें, तो आपको जो है ना इससे जो है जो भी इमेज का डिस्टेंस पूछेगा या कोई अननोन, इनमें से कोई भी एक अननोन रख के दे सकता है, तो आप उसको पता कर सकते हैं। इसी तरह से जो मैग्निफिकेशन है,
सो दैट इज HI अपॉन HO, ये बेसिक फॉर्मूला है। लेकिन अगर हमको जो है ना ये μ1 μ2 V और V के फॉर्म में लिखना है तो देखो ये हो जाएगा μ1 इंटू V डिवाइड बाय μ2 इंटू U। ओके, सो μ1 बाय μ2, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है देख लीजिए, ठीक है। μ1 के साथ V आ रहा है, μ2 के साथ U आ रहा है। ये दो फॉर्मूले अगर आपने याद रख लिए तो आपको इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो करने आ जा सकता है। सिंपल, इसको एक रियल टाइम एप्लीकेशन के जैसे कैसे देगा कि भाई ये बताएगा कि यहाँ पे जो है ना ये इस तरह से ये वाटर भरा हुआ है और वाटर का ये जो सरफेस है ये ऐसे कर्व्ड सरफेस है। ओके, तो एग्जैक्टली वही यही क्वेश्चन है। यहाँ पे आपने नहीं कर्व सरफेस बता दिया तो ये यहाँ पे वाटर बता रहा है और इधर ये एयर बता रहा है। तो सेम उसी तरह का ये जो है रेडियस हो जाएगा। यहाँ पे आप जो है ना इसको यहाँ पे कहीं पे ऑब्जेक्ट बता सकते हैं। सो दिस इज वी आर हैविंग एयर मीडियम। तो आप इसको जो है ना वर्कआउट कर सकते हैं सेम इसी फॉर्मूले से। क्वेश्चन इस तरह बना के दे सकता है कि अब एक ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से सपोज u इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर कुछ भी ऐसे वैल्यू देकर आपको बता सकता है। तो आपको μ1 μ2 दे देगा और ये जो है r रेडियस दे देगा, सारी इंफॉर्मेशन रहेगी। आपको इसमें रख के आपको v पता करना रहेगा। चलिए आप पॉज करके इसको पहले कॉपी कर लो। ओके, चलिए कॉपी कर लिया आपने। अब देखिए ये जैसे हमने कॉन्वेक्स वाली सरफेस बताया, एग्जैक्टली कॉनकेव वाली भी आ सकती है। मतलब ऐसी सरफेस भी देखे, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन जो है ना ऐसा देकर भी पूछ सकता है, ठीक है। मतलब ये जो है सरफेस यहाँ पे ये जो है पूरा वाटर रहेगा, इस तरह की कुछ सरफेस है सपोज, और यहाँ पे ये एयर मीडियम। तो एग्जैक्टली सेम है, आपको कोई मतलब जैसे डिफरेंट नहीं है केस, सेम यही फॉर्मूला यूज करना है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आ जाएगा, μ1 μ2 दोनों दिए रहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ रहेगा, सारी चीजें आप पुट करें और सॉल्व कर ले, ठीक है। तो ये जो है ना एक छोटा सा टॉपिक था। एक्चुअल टॉपिक इसके बेसिस पे हमको लेंसेस पढ़ना है। तो आई थिंक ये क्लियर होगा। ये फॉर्मूला याद रखो, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद रखो, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक देखो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, लेंसेस, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा है। अब देखो लेंसेस के जो बेसिक टाइप वो सारी चीजें आपको क्लियर कि भाई दो टाइप के लेंस होते हैं, ठीक है। सो उनमें जैसे कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है, ठीक है। इसी तरह से जो उनको दूसरा नाम है, ओके, दूसरा जो नाम है कॉन्वेक्स को हम जो है ना कन्वर्जिंग बोलते हैं और कॉनकेव को डाइवर्जिंग बोलते हैं। देखो उल्टा है, मिरर के हिसाब से उल्टा है। मिरर में क्या होता है, कॉनकेव को हम कन्वर्जिंग बोलते हैं और कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग बोलते हैं। लेंसेस में उल्टा है, कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग होता है और कॉनकेव डाइवर्जिंग होता है, ठीक है। चलो, तो अब देखिए ये टाइप क्लियर है। अच्छा, इस टाइप के साथ में और भी होते हैं, जैसे कि जो कॉन्वेक्स होता है तो प्लेनो कॉन्वेक्स, इक्वी कॉन्वेक्स, इसी तरह से प्लेनो कॉनकेव, इक्वी कॉनकेव, ऐसे जो है ना अलग अलग टाइप जो है हो सकते हैं। तो आप जो है ना उसको भी देख सकते हैं कि भी कौन से जैसे जो टाइप्स है, ओके। अब उसके बाद देखो बाकी सारी इंफॉर्मेशन जैसे स्फेरिकल मिरर के वक्त हमने पढ़ी थी कि उसके बेसिक टर्म्स जो होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था कि सेंटर ऑफ द मिरर जो है वो पोल होता है और वहीं से सारे डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि चाहे वो कॉन्वेक्स जो है लेंस हो या ये कॉनकेव लेंस हो, तो दोनों में क्लियर कि भाई ये बीच में सेंटर में जो होता है उसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं हम उसको, ऑप्टिकल सेंटर, ओ बोल के लगा देते हैं, ठीक है, ये ओ। अब ये देखने में आपको बहुत क्लियर रहेगा, ये जो है कॉन्वेक्स, सबको समझता है ये कॉन्वेक्स है, और ये क्या है, कॉनकेव है। क्या फर्क दिख रहा, ये मिडल में थिक है, ये मिडल में थिन है, ओके। बहुत सिंपल डिफरेंस, किसी को नहीं समझता तो मिडल में जो थिक होगा वो जो है कॉन्वेक्स, मिडल में जो थिन होगा वो कॉनकेव, ठीक है। चलो अब देखिए फोकल लेंथ, फोकस, ये सारी चीजें अब ये बेसिक आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद जो पावर ऑफ लेंस, अब टाइप्स तो ये है। इसके बाद मैंने बोला कि भाई आपको जैसे ये प्लेनो कॉन्वेक्स और ये वाला प्लेनो कॉनकेव, ठीक है। ऐसे और भी आपको जो है ना टाइप्स मिल जाएंगे, ठीक है। दोनों को मर्ज करके भी टाइप्स बन सकते हैं, ठीक है। तो ये आप जो है रेफर कर ले, आसान है, देख ले आप। अब हम जाते हैं मेन के भाई क्वेश्चन जो बन सकते हैं जिसपे, तो पावर ऑफ लेंस, ओके, पावर पे बनेंगे, ओके। तो पावर ऑफ लेंस क्या है, इट इज वेरी सिंपल। पावर जो होगा P इज इक्वल टू 1/f,
ओके 1/f, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, बहुत आसान है। ओके रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। अब देखिए जो कॉनकेव लेंस होता है, सॉरी कॉन्वेक्स जो लेंस होता है, कॉन्वेक्स के लिए जो फोकल लेंथ होती है, ओके फोकल लेंथ वो पॉजिटिव होती है, ओके फोकल लेंथ। और कॉनकेव के लिए क्या होती है, ये जो फोकल लेंथ होती है वो निगेटिव होती है। तो इसी तरह से ये जो पावर रहेगी, इसकी पावर पॉजिटिव और इसकी पावर जो रहेगी वो निगेटिव रहेगी, ओके निगेटिव रहेगी। तो सिंपल, आपको अगर पावर के लिए पूछेगा तो ये बहुत आसान कंसेप्ट है। क्वेश्चन में पावर पूछेगा और आपको जो है ना फोकल लेंथ की इंफॉर्मेशन नहीं देगा, आपको हिडन इंफॉर्मेशन देगा। आपको फोकल लेंथ किसी और फॉर्मूले को यूज करके फाइंड करना पड़ेगा, फिर आप जो है वहां पे पावर पता कर लोगे। तो इस तरह से जो है ना पावर के ऊपर भी क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है, क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए इसमें जो है ना ये बहुत आसान था, सिंपल। अब मैंने जैसे बता दिया आपको कि इससे रिलेटेड वो आपको क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो ये आपको फोकल लेंथ पता करना है मेन। अच्छा इसी तरह ये तो हो गया, हमने जो है ना लेंस के लिए पढ़ लिया, ये किसके लिए, लेंस के लिए। अब साथ में हमने लिखा मिरर के लिए। तो मिरर की जो है पावर ऑफ मिरर, पावर ऑफ मिरर, तो यहाँ पे ये बहुत आसान होता है, पावर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 बाई फोकल लेंथ ऑफ मिरर। ये m हमने मिरर के लिए लगा दिया, बस ये फॉर्मूला यूज करो आ जाएगा। अब क्यों ले रहे हैं, तो कहीं पे कॉम्बिनेशन जब बनता है और पूछता के पावर बताओ, तो आपको मिरर के पावर की भी जरूरत पड़ती है, इसलिए यहाँ पे ये डिस्कस हो रहा है, ठीक है। पहले डिस्कस नहीं हुआ है, यहाँ पे इसीलिए डिस्कस हो रहा है। तो कॉम्बिनेशन भी इसका जो है यूज होता है। तो कॉम्बिनेशन में जब पावर पूछेगा तो आपको मिरर की पावर भी पता होनी चाहिए। सो दैट इज वेरी सिंपल कि आपको जो है -1/fm होगा। अब देखिए इसके बाद जो है जो सॉरी इमेज फॉर्मेशन है, ठीक है, आगे आएंगे। यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस और मिरर है, ओके आगे वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो इमेज फॉर्मेशन, तो इमेज फॉर्मेशन में जैसे आप जो है मिरर के लिए पढ़ते हो, स्फेरिकल मिरर के लिए एग्जैक्टली वैसा ही रहेगा। तो मिरर सॉरी इमेज फॉर्मेशन आपको कुछ अलग नहीं है, ठीक है। चले ये कॉपी कर ले आप पॉज करके, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख लो, ये पावर, ठीक है ना, फोकल लेंथ के हिसाब से याद रखो। डिटेल जो लेक्चर रहेगा बाद में आप रिफर कर सकते हैं कि भाई ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव जो लेंसेस होगी उनकी फोकल लेंथ पॉजिटिव निगेटिव जो हम ले रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से जो है यहाँ पे हम जो ये मिरर की पावर है वो -1/fm फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो फोकल लेंथ ऑफ द मिरर एज पर ओके साइन कन्वेंशन हमको लेना रहता है, ठीक है। ये माइनस साइन से नहीं, ये जो fm है ओके, कॉनकेव के लिए जो है निगेटिव और कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव एज इट इज रखेंगे आप, ठीक है। चलो उल्टा होता है यहाँ पे, ओके कॉन्वेक्स के लिए यहाँ पॉजिटिव पावर आ रही, यहाँ कॉनकेव के लिए पॉजिटिव आएगी, समझे। तो सिमिलैरिटी कैसी है, कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव मिरर इनमें सिमिलैरिटी है, समझ में आ रहा है। इसी तरह कॉनकेव लेंस कॉन्वेक्स मिरर इनमें सिमिलैरिटी, इसको आप समझ लें, ठीक है। चलो तो इमेज फॉर्मेशन एग्जैक्टली ऐसे ही है। चलो मैं यहाँ पे आपको ये लिख देता हूं। तो अगर आपने ठीक से पढ़ा है इमेज फॉर्मेशन यूजिंग स्फेरिकल मिरर, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं, देखो कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, ये जो है इमेज फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। तो कॉनकेव मिरर, तो इसकी सिमिलैरिटी किससे है, तो इसकी सिमिलैरिटी होती है कॉन्वेक्स लेंस से। वही सारे केसेस कॉनकेव मिरर के जो केसेस है वही सारे केसेस कॉन्वेक्स लेंस में है। ये भी कन्वर्जिंग मिरर है, ये कन्वर्जिंग लेंस है, इसलिए सारे केसेस सेम है, सारे केसेस सेम। इसी तरह से अगर हम कॉन्वेक्स लेंस सॉरी मिरर की बात करें, कॉन्वेक्स मिरर, तो इसकी सिमिलैरिटी आती है कॉनकेव लेंस से, कॉनकेव लेंस से। तो आप जो है ना कॉन्वेक्स मिरर के अगर इमेज फॉर्मेशन को समझ लेंगे तो वही केस आपको कॉन्वेक्टिव लेंस के लिए आएगा, ओके उसी तरह का आएगा। तो आप एक जगह पढ़ेंगे तो दूसरी जगह, ये पढ़ लेंगे तो ये आ जाएगा, ये पढ़ लेंगे तो ये आ जाएगा, बस बाकी कुछ नहीं है। अब जैसे वहां पे हमने मिरर फॉर्मूला जो पढ़ा था, इसी तरह से यहाँ पे लेंस फॉर्मूला, ओके यहाँ पे जो आपको लेंस वाला फॉर्मूला रहेगा। तो लेंस फॉर्मूला और साथ में लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ओके दोनों पे क्वेश्चन बनते हैं। लेंस फार्मूला बहुत ज्यादा यूजफुल है, जैसे मिरर का फार्मूला
आपको अभी जैसे मैंने फोकल लेंथ की बात की है, तो आप वो फॉर्मूले को यूज करके जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, कई सारी जगह पे यूज होगा। ठीक है, अब देखो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। खाली यहाँ पे माइनस प्लस का फर्क है, हमने मिरर फॉर्मूले में यहाँ पे प्लस पढ़ा था और यहाँ पे क्या है, माइनस है। बाकी सारी चीजें वैसी है, आपको ये एफ यू वी सारे विथ साइन कन्वेंशन लिखने हैं। ओके, सारे के सारे हमको विथ साइन कन्वेंशन लिखने हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब देखो जो लेंस मेकर्स फॉर्मूला है, ओके, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, तो ये देखो यहाँ पे ये लेंस फॉर्मूला हो गया, लेंस फॉर्मूला। अब लेंस मेकर्स फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, अब ये भी आपको याद रखना है। ओके, डिराइव करना भी आसान है, लेकिन आप इसको याद रख ले क्योंकि डेरिवेशन तो पूछेगा नहीं। ठीक है, और रे ऑप्टिक्स हमको जो है बोर्ड के सिलेबस में भी नहीं होता है, तो मेन आपको ये जो चैप्टर है ना, आप कंसेप्ट समझ के फॉर्मूला याद रखते चले, क्योंकि आपको ये क्या है ये मालूम होना चाहिए, बाकी डिराइव करने की जरूरत नहीं, आपको फॉर्मूला अगर याद है तो चलेगा। चलिए, अब इसमें क्या होता है, ये जो है ना, या 1/f इज इक्वल टू, ओके, थोड़ा पहले हम दो स्टेप में लिखेंगे, एक स्टेप में थोड़ी डिटेल ज्यादा रहने देंगे, फिर दूसरे में उसको कम कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये म्यू एल डिवाइड बाय म्यू एस माइनस 1। ओके, सो म्यू एल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, म्यू एस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग, उसके लिए हमने लिखा है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे 1/r1 माइनस 1/r2। देखो दो रेडियस रहेंगे, क्यों, तो देखो ये जो लेंस होता है ना, ये तो ये एक जो है स्फेरिकल सरफेस बनेगी और ये दूसरी बनेगी। इस हिसाब से चाहे आप कॉनकेव या कॉन्वेक्स ले, दो सरफेसेस, तो आपको वो रेडियस लेना है। ठीक है, दोनों जो सरफेसेस, सॉरी स्फेरिकल जो सरफेसेस हो रही हैं, ओके, तो उसके हिसाब से आपको लेना है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो R1 R2 आप ये ले सकते हैं। ठीक है, चलो अब देखिए, इन जनरल ये जो सराउंडिंग होती है वो एयर होती है। ओके, सराउंडिंग क्या होती है, एयर होती है। सॉरी, यहाँ पे ऐसे लिख दो, सराउंडिंग ये क्या है, एयर होती है। तो सराउंडिंग एयर, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, तो सिंपली ये जो म्यू एस होगा वो 1 हो जाएगा। सो यू कैन राइट 1/f इज इक्वल टू ये म्यू एल माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, आप ऐसा कर सकते हैं। आ गया समझ में, बस ये दो फॉर्मूले इससे रिलेटेड है। सो लेंस फार्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला। चले आप इसको कॉपी करें, हम आगे बढ़ेंगे। चलिए इसको रब कर देते हैं। ओके, चलो अब देखो इसका मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन में दो तरह के, ट्रांसवर्स, ओके, ट्रांसवर्स मतलब जो है ना हाइट के जैसे, जैसे परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन, जो ऑप्टिकल जो सॉरी एक्सिस जो होता है, ठीक है ना, एक्सिस पे परपेंडिकुलर जो है किस तरह का मैग्निफिकेशन होता है उसको ट्रांसवर्स बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स बोलते हैं। और लॉन्जिट्यूडनल या लीनियर वाला, ओके, उस एक्सिस के ही डायरेक्शन में। तो हमने जो है फर्स्ट पार्ट में हमने इसको समझ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये लॉन्जिट्यूडनल को लीनियर लिखा था। थोड़ा सा आपको वेव वाला जो टर्म है वो क्लियर हो जाए उसके लिए मैंने यहाँ लॉन्जिट्यूडनल लिखा, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्जिट्यूडनल वेव्स, तो आपको वो क्लियर हो जाए। ट्रांसवर्स वेव, देखो ये लाइट रे ऐसे जा रही है, ठीक है ना, ऐसे जाने की डायरेक्शन, तो ऐसा मैग्निफिकेशन कितना हो रहा है परपेंडिकुलर, तो वो हो जाता है ट्रांसवर्स। और अगर इसी डायरेक्शन में मैग्निफिकेशन कितना हो रहा है तो वो होता है लीनियर या लॉन्जिट्यूडनल। चलो, तो अब वो फॉर्मूला तो वही रहेगा, क्या रहेगा, तो हम जो है ना ये मैग्निफिकेशन की बात करेंगे। सो mt इज इक्वल टू ये hi अपॉन h नॉट, ho ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ये तो बेसिक फॉर्मूला रहेगा। या इसी तरह से ये जो mt, ओके, हम जो है v और u के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, v/u। तो देखो यहाँ पे फर्क आ गया, मिरर के लिए लिखा था हमने माइनस v/u, मिरर के लिए क्या लिखा था, माइनस v/u, लेंस के लिए क्या है, v/u। तो ये माइनस प्लस का थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, तो आप अच्छे से याद रख लो। ठीक है, तो ये हो गया आपको ट्रांसवर्स वाला। ठीक है, ट्रांसवर्स वाला। अब लॉन्जिट्यूडनल या लीनियर जो होता है, ओके, तो ये जो है ट्रांसवर्स के लिए लिख लिया, ml इज इक्वल टू, अब देखो हमने लिखा था ऊपर इमेज का जो जो डिस्टेंस होता है चेंज आता है, तो v2 माइनस v1।
डिवाइड बाय u1 माइनस u2 लिखा था, वो जो भी ज्यादा रहेगा उसमें से कम वाले को सब्ट्रैक्ट करना है। अगर किसी को ये डाउट है तो आप क्या कर लेना, u2 माइनस u1 कम ज्यादा कुछ नहीं, ये मैग्नीट्यूड लगा दो, आपको एकदम आसान रहेगा। आप फिर v1 माइनस v2 लिखोगे, v2 माइनस v1 लिखो, ओके, मैग्नीट्यूड लगा दो, एकदम आसान हो जाएगा। क्लियर है? आप v1 माइनस v2 लिखो, u1 माइनस u2 लिखो, जो लिखना लिखो, या ऊपर v1 माइनस v2 लिखा, नीचे u2 माइनस, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मैग्नीट्यूड लगा दो, तो आपको जो है ना वो नेगेटिव वैल्यू भी जो है पॉजिटिव हो जाएगी, तो आप उसको इजीली कैलकुलेट कर लोगे। आ गया? सो दिस इज वी आर हैविंग लीनियर मैग्निफिकेशन। ओके, लीनियर मैग्निफिकेशन। चलिए, सो ये जो है हमने मैग्निफिकेशन देख लिया। अब देखिए कॉम्बिनेशन, तो ये कॉम्बिनेशन के ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं। ओके, कॉम्बिनेशन के ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए यहां पर जो है ना ये जो रिलेशन है, ठीक है, अब लेंस को भी हम जो है ना यूज कर सकते हैं, या साथ में जो है मिरर यूज कर सकते हैं। ओके, एक कंसेप्टिव पॉइंट जो है ये हो सकता है, देखो एक जैसे अगर ऐसा दे दिया आपको, ओके, ये ऐसे दे दिया, अब आप जो है ना ये हमने कौन सा लेंस दे दिया है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है, क्या ये इसका बिहेवियर डाइवर्जिंग हो सकता है, ऐसे पूछ सकता है। यहाँ पे एक कोई मीडियम दे देगा, ये एक मीडियम में हमने रख दिया, ये मीडियम है, इस मीडियम में हमने इसको रखा है। ओके, सो ऑब्वियसली वो हो सकता है। देखिए ये मीडियम 1 और इसका ये मीडियम 2, अच्छा इसको म्यू सराउंडिंग बोलो, इसको म्यू एल बोल दो। ओके, सो आप ये भी रिफर कर सकते, देखिए। ओके, तो अगर ये जो है ना म्यू एल इज ग्रेटर देन म्यू एस, तो ये कन्वर्जिंग ही होगा, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर म्यू एल इज इक्वल टू म्यू एस होगा, तो ये प्लेन जो स्लैब होता है वैसे काम करेगा। ओके, तो सिंपली ये प्लेन मतलब सिंपली मतलब यहाँ पे कोई जो है ना सीधा स्ट्रेट लाइन के जैसे चला जाएगा सीधे। ओके, एकदम से प्लेन सीधे जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो है ना ये कन्वर्ज भी नहीं होगा और वो जो है डाइवर्ज भी नहीं करेगा, सीधे जैसे आ रहा है वैसे ही चला जाएगा, नो कन्वर्जिंग नो डाइवर्जिंग। ओके, तो यहाँ पे नीदर कन्वर्जिंग नॉर डाइवर्जिंग। और अगर म्यू एल इज ग्रेटर देन म्यू एल इज लेस देन म्यू एस, ये ज्यादा है, तब ये डाइवर्जिंग वाला नेचर आ जाएगा, डाइवर्जिंग वाला। ओके, डाइवर्जिंग वाला जो है नेचर आ जाएगा। तो एक कंसेप्ट आप जो है इसको याद रख सकते हैं। अब देखिए अब कॉम्बिनेशन के हिसाब से हम अगर देखेंगे, सो मिरर के साथ जो कॉम्बिनेशन बनता है, ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस में हम बात करेंगे। चलिए, तो चलिए आप पहले पॉज करके कॉपी कर लो इसको, ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए ये काफी बड़ा टॉपिक है, मैं आपको ऑलरेडी बोला हूं, इसके ऊपर जो है लगभग 20 क्वेश्चन जो है रिफ्रैक्शन पर ही पूछे हुए हैं, ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट और बड़ा टॉपिक जो है ये रहेगा। सो हम जो है लगभग जो है ये लेंसेस खत्म करने पर हैं, ठीक है, एक रिफ्रैक्शन में एक ही टॉपिक बचता है, ओके, दैट इज वी आर हैविंग प्रिज्म। तो प्रिज्म देख के जो है हम कंक्लूड करेंगे, ठीक है। चलो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, या उस पर भी हम रुक सकते हैं। सो अब देखिए कॉम्बिनेशन में, तो कॉम्बिनेशन में जैसे अगर ये लेंस दे दिया और एक मिरर दे देगा, ये मिरर दे दिया, तो ये कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है, कॉम्बिनेशन। तो ये इस तरह के कॉम्बिनेशन में जो है ना एक क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, ओके, बहुत पॉपुलर है, बहुत सारे टेस्टों में जो है ना ये क्वेश्चन दिया जाता है। ओके, क्या देता है कि भाई यहाँ पर जो है ना इनके बीच का डिस्टेंस बताओ, बोलता है ये दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस रखना, ये डिस्टेंस x, सच दैट इमेज विल बी फॉर्म एट द सेम प्लेस जहां पे ऑब्जेक्ट है। ओके, इमेज should be formed at the same place,
ओके, एट द सेम प्लेस। देखो कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन थोड़े से लेंदी होते हैं, ठीक है, लेकिन दो लेंसेस को, ओके, जैसे कॉम्बिनेशन बोला है तो कॉम्बिनेशन मिरर और लेंस का ही नहीं, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एज वेल एज मिरर ऐसा भी दिया है। तो लेंस सिर्फ लेंस के साथ को तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, लेकिन ये मिरर के साथ ये कंसेप्टिव पॉइंट है, ये कंसेप्टिव क्वेश्चन है। तो आपको एक दो क्वेश्चन जो मिले आप उससे को देखो, ओके, याद रखो इसको, ठीक है। इसी तरह जैसे अब हम आगे बढ़ेंगे, ये लेंसेस के जो कॉम्बिनेशन है, कॉन्टैक्ट जो अगर हम बोलेंगे तो इसके ऊपर क्वेश्चन जो है ना कई सारे पूछा है, ओके, इसके ऊपर जो है क्वेश्चन पूछा है। तो अब इसमें जो क्वेश्चंस हैं, ओके, कि दो जो लेंसेस रहेंगे, ठीक है, चले यहां पर जैसे ये जो दो लेंसेस है, ये एक हमने कॉन्वेक्स ले लिया, ये दूसरा भी हमने कॉन्वेक्स ले लिया, तो ये दो लेंसेस है। अब इनके कॉम्बिनेशन, ओके, अब इनकी ये जो है एक दूसरे से कनेक्टेड भी है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि भाई यहाँ पर जो है ना ये इस तरह का भी क्वेश्चन हो सकता है, ये ऐसे दे दिया, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि ये प्लेन और कॉन्वेक्स, अच्छा यहाँ पे जो है ना ये ऐसे बता सकता है कि यहाँ पे एग्जैक्टली जो है ना एक कॉन्वेक्स लेंस भी जो है ना फिक्स हो सकता है, ऐसे भी आपको दे सकता है, या यहाँ पर भी दे सकता है कि भाई यहाँ पर फिक्स हो सकता है। तो ये ऐसे भी देगा या ऐसा प्लेन और कॉन्वेक्स देगा, सॉरी ये ऐसा। तो ये थ्री लेंसेस हो रहे हैं, थ्री लेंसेस हो रहे हैं। इसकी फोकल लेंथ f1, इसकी f2 ले लो, इसकी f3, यहाँ पे इसकी f1, इसकी f2, ये इस तरह से जो है। तो ये जो है ना ऐसे कॉम्बिनेशन जो है बन के पूछ सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि भाई ये जो है ना यहाँ पे ये जो है दो लेंसेस है, ये ऐसे प्लेन और कॉन्वेव, और उनके बीच में यहाँ पे कोई थर्ड मीडियम आ जाए जो कि एक कॉन्केव लेंस की तरह काम करे। तो रियल टाइम क्वेश्चन जो है ना कुछ भी बना के दे सकता है। मतलब ये क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं कि भाई ऐसा रह सकता है, ये एक ले लिया हमने, ये दूसरा लेंस ले लिया, आ रहा है समझ में, ये दो लेंस ले लिया और इनके बीच में कोई तीसरा जो है ना ये मटेरियल डाल दिया, तो ये क्या काम कर रहा है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल, तो वो सिंपली लेंस की तरह काम करेगा। तो ये कॉम्बिनेशन इस तरह के क्वेश्चन जो है ना बन सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अब देखिए यहाँ पर अब इनकी फोकल लेंथ कैसे आएगी, तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला सिंपली जैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है वैसे ही करेंगे, 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, ये ऐसे करते चलेंगे। इसी तरह पावर कैसे करेंगे, तो पावर जो है सीरीज कॉम्बिनेशन की जैसे करेंगे। हमें पता ही है कि पावर क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ, ओके, फोकल लेंथ होती है। तो यहाँ क्या करेंगे, दिस P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ये P1 प्लस P2 प्लस P3, ये ऐसे आप करते चलेंगे, ठीक है। तो ये जो है ना कॉम्बिनेशन में मैंने फोकल लेंथ भी कैसे कितनी होगी और उसकी पावर कितनी होगी ये भी बता दिया, ओके। सो देखिए काफी लेंथी है। अब देखिए एक क्वेश्चन जो है ना ये यहाँ पे बिना डिस्टेंस के हमने जो है ना उसको उनको जो है जोड़ा है। एक क्वेश्चन आया था, एक PYQ है जिसमें इनके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस है। चलिए अब उसकी जो है ना फोकल लेंथ कितनी होती है वो भी बताते हैं, ये रब कर देंगे। तो ये जो PYQ है इसके हिसाब से ये ऐड कर दीजिए कि दो जो है ऐसे लेंसेस है, ये दो लेंसेस है और इनके बीच में ये डिस्टेंस है d है सपोज, इसकी फोकल लेंथ f1, इसकी फोकल लेंथ f2। अब इन दोनों को जो है ना ये ऐसे जुड़े हुए नहीं है, अब ऐसे जुड़े, दोनों के बीच में गैप है, ओके, दोनों के बीच में गैप है। अब जो है ना इसकी फोकल लेंथ क्या होगी इस कॉम्बिनेशन की, 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, ये बिना जैसे आ रहा है कॉन्टैक्ट के वैसा ही लेकिन अब ये जो गैप है उसकी वजह से देखो माइनस ये डिस्टेंस d डिवाइड बाय f1 इंटू f2, ये टर्म ऐड हो गया, ये वाला टर्म ऐड हो गया, d डिवाइड बाय f1 इंटू f2, ठीक है। अब देखो इसको ये क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल ऑफ f इक्विवेलेंट मतलब p इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ये क्या हो जाता p1, ये क्या हो जाता p2 प्लस ये सॉरी माइनस d, इसके बाद 1/f1 1/f2, तो 1/f1 p1 1/f2 p2, बस ये हो गया उसका फॉर्मूला। तो आपको जो है ना ये एग्जाम में पूछा PYQ है, तो कॉन्टैक्ट के हिसाब से देखो किस तरह से पावर पता करते हैं और किस तरह से हम जो है ये जो है ना गैप अगर रहेगा दोनों के बीच में जो है डिस्टेंस अगर कुछ है तो इस तरह से हम पता करेंगे। सो देख लें आप ये सारी चीजें, ठीक है। चलो पॉज करके कॉपी कर लो इसको।
चलिए एक और पॉइंट है अभी सिल्वरिंग। ओके, एक लास्ट पॉइंट है अभी। अच्छा यहाँ पे सॉरी, एक मिनट आगे बढ़ते हैं हम इस पे। यस, कटिंग ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। अच्छा कॉम्बिनेशन देख लिया हमने, ठीक है। सो उसके बाद सिल्वरिंग ऑफ लेंस। अब देखिए कटिंग ऑफ लेंस, ठीक है। चले रब कर दें इसको, चले पहले इसको रब कर देते हैं ये वाले को। तो ये सेपरेट जो कॉम्बिनेशन थे वो हमने बता दिया। अब यहाँ पे कटिंग, ओके, लेंस को कट करने से उसकी पावर पर और उसकी जो है फोकल लेंथ पर क्या इफेक्ट होता है, ओके, ये जो है डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पे ये जो कटिंग रहेगी, ठीक, ओके चलो, तो हम ये कटिंग वाला देख लेते हैं। ये कॉम्बिनेशन हमने देख लिया, ये सिल्वरिंग और कटिंग बचा है। तो कटिंग ऑफ लेंस, तो कटिंग ऑफ लेंस ये दो तरीके से पॉसिबल है। मतलब ये सपोज हमने ये कॉन्वेक्स जो है लेंस ले लिया, तो आप कैसे कट कर सकते हो। एक पॉसिबिलिटी है कि भी आप इसको ऐसे कट कर दोगे, ठीक है ना, ऐसे खड़ा कट कर दोगे, ओके। तो नॉर्मली कट करोगे जैसे ऐसे, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, ये ऐसा हिस्सा आ जाएगा। अब ये दो लेंस हो गए, प्लेनो कॉन्वेक्स हो गए। एक तरफ से प्लेन है, दूसरी तरफ से कॉन्वेक्स है, प्लेनो कॉन्वेक्स। तो अब इसमें जो फोकल लेंथ, सपोज इसकी फोकल लेंथ एफ थी और पावर पी थी। अब ये जो उसके दो पीसेस हो गए, इसकी कितनी हो जाएगी। अब देखो इसमें क्या हो जाता है कि जो फोकल लेंथ है ना वो डबल हो जाती है, फोकल लेंथ डबल हो जाएगी। फोकल लेंथ डबल होगी तो पावर क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो पावर हाफ हो जाएगी। पावर क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। चलिए दूसरे तरीके से हम कट करते हैं। अगर हमने ओके इसको ऐसे कट कर दिया, दूसरा जो केस है वो इस तरह से आप ले सकते हैं। चलिए ऐसे कट कर दिया आपने, ओके, आपने क्या इसको ऐसे कट कर दिया। तो अब आपके पास क्या हो गया, तो भाई एक टुकड़ा ऐसा आ गया और दूसरा टुकड़ा ये ऐसा आ गया। तो ये वाले केस में क्या होता है, देखो इसकी जो है ना पावर और ना इसकी फोकल लेंथ बदलती है, इट विल रिमेन सेम, वैसे ही रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसकी फोकल लेंथ पी एफ और पावर पी है, तो यहाँ पे एफ और पी, यहाँ पर भी एफ और पी। तो अगर हमने ऐसे हॉरिजेंटली कट किया तो यहाँ इस केस में ना उसकी फोकल लेंथ बदलेगी ना पावर बदलेगी। जब हम उसको ऐसे खड़ा कट करेंगे, सो इन दैट केस उसकी जो फोकल लेंथ है वो डबल हो जाएगी और पावर हाफ हो जाएगी। चले तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया कटिंग से रिलेटेड। तो कट करने पे जो फोकल लेंथ और पावर किस तरह इफेक्ट होती है वो आपको क्लैरिटी रहना, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट। ओके सॉरी, सिल्वरिंग बाकी है अभी। सो सिल्वरिंग के लिए हम देखते हैं, देखो चलिए ये रब कर देंगे। तो सिल्वरिंग का मतलब ये होता है कि जो एक जो साइड होता है ना लेंस का, उसको हम जो है ना सिल्वर कलर लगा देते हैं। तो सिल्वरिंग करने से क्या होता है, वो मिरर की तरह भी काम करता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाती है। वो कैसी हो जाती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये जो है ना इसका जो लास्ट पॉइंट है लेंसेस का, दैट इज वी आर हैविंग सिल्वरिंग, ओके, दैट इज वी आर हैविंग सिल्वरिंग। तो देखो ये जो है ना ये इस तरह का लेंस है। तो इसपे क्या किया आपने, ये जो एक एंड है इधर साइड पे हमने ये जो है ना सिल्वरिंग लगा दी, तो जिससे क्या होता है ये रिफ्लेक्टिंग वाला हो जाता है। कैसा हो जाता है, रिफ्लेक्टिंग वाला। अब देखो ये सिल्वरिंग करने से ये लेंस में क्या चेंजेस हो जाते हैं। ये लेंस जो है ना देखो पहले ये रिफ्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो पहले तो ये लेंस ही है, यहाँ पे रिफ्रैक्ट कर रहा बोले तो ये पहले लेंस हो गया। इसके बाद ये जो है ना मीडियम, ये जो है रिफ्लेक्टिंग वाला पोर्शन, तो रिफ्लेक्ट कौन करता, तो मिरर करता है। तो ये मिरर की तरह काम करेगी सेकंड सरफेस। ये पहली सरफेस रिफ्रैक्ट ये वाली, उसके बाद ये दूसरी सरफेस ये रिफ्लेक्शन करेगी, तो दैट इज मिरर। अब ये रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी, तो ये वापस इन्हें क्या करेगी, यहाँ पे मीडियम बदल रहा है, यहाँ पे मीडियम बदल रहा है, तो फिर से रिफ्रैक्ट करेगी, तो मतलब ये लेंस होगा। तो याद रखो ये जो है ना आपको अच्छे से समझ में आना, ये डबल लेंस क्यों हो गया। ऐसा क्वेश्चन जो है बनता है, जहन में आता है कि डबल लेंस क्यों हो गया, रिफ्रैक्ट लेंस से ही होगा, ओके। तो अब जो है ना ये जो मीडियम, देखो पहले यहाँ से रे आई, अगर ऐसे हमने बता दिया सपोज कि भाई ये जो है ना ये ऐसे, चलो ये दूसरे से बता,
जैसे यहाँ पे एक इंसिडेंट रे आ गई, ठीक है। अब ये इंसिडेंट रे ओके यहाँ पे जो भी रहेगा, ठीक है, यहाँ से जो है ना ये ऐसा जाएगा, ये सेंटर है ना, ये जैसा जो सॉरी ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ से हम देखेंगे, ये अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये नॉर्मल रहेगा, ठीक है, ये नॉर्मल। तो अब क्या होगा कि भाई ये लेंस ये जो है ना ये ऐसे जाएगी, यहाँ से रिफ्रैक्ट होगी, मीडियम बदल रहा है, ये रिफ्रैक्ट होगी ये ऐसे। लेकिन अब देखो ये जो है यहाँ से इसके हिसाब से भी ये जो है यहाँ ऐसे रिफ्लेक्ट होगी यहाँ पे, क्यों? तो उसी मीडिया पे रिटर्न होके आ रही, ये जो है ना सिल्वरिंग करने से रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन गई, तो यहाँ रिफ्लेक्ट होगी। लेकिन ये रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पे मीडियम बदल रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मीडियम बदल रहा है। तो अब मीडियम बदल रहा है तो देखो ये जो है ये आपका जो है ना ये आप समझे ये सेंटर है, तो ये जो है ना ये नॉर्मल ऐसे जाता है, स्फेरिकल सरफेस में नॉर्मल कैसे होता है, सरफेस पे परपेंडिकुलर एंड पासिंग थ्रू सेंटर, वो नॉर्मल होता है। आप वीडियो देखे, डिटेल वीडियो देखे, आपको ये समझ में आएगा। तो अब यहां से जो है ना ये जो है ये और दूर जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरह से देखो, दूसरी बार यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्रैक्ट लेंस, रिफ्लेक्ट मिरर, रिफ्लेक्ट फिर से लेंस। तो ये जो है ना इस तरह का कॉम्बिनेशन जो है इसका बनता है। अब देखिए इसमें जो अगर आपने इसका जो फोकल लेंथ कितनी होगी, तो अब ये तीनों कॉम्बिनेशन है, अभी मैंने बताया था। तो आप क्या लिखोगे, 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/fl, उसके बाद लिखेंगे -1/fm, फिर +1/fl। इस तरह से आप लिख के जो है पता करोगे, इसी तरह से आप इसकी पावर भी जो है पता करोगे। अब देखिए इसमें जो है ना जो फोकल लेंथ होती है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों सेम है, तो यहाँ पे रेडियस दोनों भी सेम आएंगे, R1 R2। तो यहाँ जो है ना हम डायरेक्टली इसको जो है लिख के दे देंगे कि भाई जो फोकल लेंथ बनेगी, ओके, जो फोकल लेंथ आएगी, ओके, सो दैट विल बी सो फोकल लेंथ जो आ जाएगी, ओके, दैट विल बी इक्वल टू ओके R डिवाइड बाय 2 इंटू म्यू -1, ओके। अगर ये किसके लिए हो रही है, लेंस के लिए हो रही। अगर ये दोनों का रेडियस सेम है तो जो फोकल लेंथ होती है इक्वी कॉन्वेक्स, ये कौन सा इक्वी कॉन्वेक्स, तो उसके लिए ये आ जाएगी। इसी तरह अगर मिरर की बात करेंगे तो यहाँ पे FM दैट इज इक्वल टू, ओके, ये कौन सा मिरर हो गया, सो दैट इज वी आर हैविंग कॉनकेव, ठीक है, कॉनकेव हो गया। तो वहां पे FM क्या लिखेंगे हम, ओके, यस, -R/2 निगेटिव होती है फोकल लेंथ, देखो ये इस तरह, ये जो है ना कॉनकेव मिरर बन रहा है, तो -R/2, ओके। हमने जो है फर्स्ट पार्ट में भी ये डिस्कस किया था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है फोकल ऑफ लेंथ मिरर में, स्फेरिकल मिरर में। ये जो है पैरा एक्सियल रेस के लिए ये पूरी तरह से ओके जो है जो अप्रोक्सीमेट जो है वो सूट करता है। अगर जो एंगल बनता है थीटा, जो हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था, अगर वो ज्यादा रहेगा तो हमको जो है ना वो R - R/2 सेक थीटा ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर थीटा की वैल्यू बहुत कम रहेगी या 0 के करीब रहेगी तो हम क्या करेंगे, ओके, विल राइट दिस R/2, ठीक है। तो ये आपके पास है, तो आप यहाँ पुट कर देंगे तो आपको इक्विवेलेंट फोकल जो फोकल लेंथ है वो आ जाएगी इस कॉम्बिनेशन की। तो आप इस तरह से जो है ये जो फोकल लेंथ होगी सिल्वरिंग वाले जो है लेंसेज की वो आप पता कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो है ये जो पावर है वो भी आप जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपको क्या दे सकता है कि भाई हमने ये इक्वी कॉन्वेक्स लिया, तो आपको क्वेश्चन के तौर पे, चलो ये रब कर दो, ठीक है ना, ये लिख लिया होगा आपने, पॉज करके लिख लो आप। चलो तो यहाँ पे इसके ऊपर देखो, ये तो मैंने बता दिया आपको, यहाँ थोड़ा सा आसान और जो पॉसिबिलिटी बन सकती है क्वेश्चन की। तो देखो सिल्वरिंग के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा है, सो यू हैव टू डू 1 और 2 एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल, ओके, रिलेटेड टू दिस। आपने जो PYQ दिखे आप इससे रिलेटेड सॉल्व करो, या 3-4 क्वेश्चन कम से कम, जैसे ओके 2, 3, 4 जो आपको जो है ना जैसे प्रैक्टिस के लिए मिल जाए, आप सिल्वरिंग से रिलेटेड कर लो ताकि आपको कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। तो देखो ये जो है ना ये इस तरह का, ओके, ऐसा जो है आपको एग्जाम्पल देके ये पूछ सकता है कि भाई ये इसको उसने जो है ना सिल्वरिंग कर दी। दूसरा केस क्या बन सकता है कि भाई ये जो है ना ये ऐसे ले लिया, ठीक है, ये ऐसे बता दो, चलो, तो ये जो है ना इसको सिल्वरिंग कर दिया, जो प्लेन वाली सरफेस है, प्लेन वाली सरफेस। तो ये 2 केस बन सकते हैं, ये एक केस बन सकता है, ये एक केस बन सकता है, और ये हमने तो इक्वी कॉन्वेक्स के लिए हमने बता दिया।
ठीक है, लेंस सेम है इसलिए ये दोनों भी जगह पे फोकल लेंथ ये आएगी, मिरर के लिए बता दिया। तो ये हो गया आपका जो है सिल्वरिंग ऑफ लेंस। तो देखो यहाँ पे हमने जो है ना रिफ्रैक्शन, ओके, एक्सेप्ट प्रिज्म को छोड़कर, ओके, अभी ये प्रिज्म भी जो है ना ये भी जो है ना रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, ओके, रिफ्रैक्शन के अंडर ही ये टॉपिक है, ठीक है। तो हमने जो है लगभग बहुत सारा पोर्शन जो है ना ये रिफ्रैक्शन का कंप्लीट कर लिया है। दो टॉपिक बचे हैं, एक जैसे प्रिज्म और दूसरा जो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। देखो प्रिज्म में भी कई सारे जो है टॉपिक है, ओके, प्रिज्म के ऊपर भी 6-7 क्वेश्चन जैसे आए हुए हैं, उसके बाद फाइनली ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे जो है ना ये प्रिज्म भी जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमने जैसे लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, ठीक है। तो ये जो प्रिज्म है, प्रिज्म के ऊपर देखिए 7 क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो हम आज की जो क्लास है यहीं पे जो है कंक्लूड कर रहे हैं, ओके। सो जो पार्ट 3 रहेगा, पार्ट 3 में हम जो है प्रिज्म और ऑप्टिकल जो इंस्ट्रूमेंट है उसको हम जो है कवर करेंगे। सो होप यू विल जो है टेक द बेनिफिट ऑफ दिस एनालिसिस ऑफ एनालिसिस, टॉपिक वाइज एनालिसिस सीरीज, जिससे आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा कि भाई कौन से टॉपिक के ऊपर कितना एम्फेसिस करना है, कौन से टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है, ओके। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।